नमस्कार, मैं हूं उमेश। आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़। जनता से रूबरू हमारी सीरीज़ का आज भाग 2 लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें कि हम समाज के विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, आपके सवाल उन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सर्वप्रथम सिटी न्यूज़ चैनल पिथौरागढ़ का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने ऐसे समय में और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा प्रारंभ की है। और आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके जितने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करूंगा। इसके साथ साथ जो अभी हमारे पूरे देश के साथ साथ जनपद पिथौरागढ़ में भी जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और उस संक्रमण काल में आपके चैनल द्वारा जो जनहित के मुद्दे उठाए गए हैं और उन पर जो चर्चा प्रारंभ की गई है, वास्तव में सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा कि आपने ऐसे विषय को गंभीरतापूर्वक जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, जैसा कि तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जैसे कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। आर्थिक तौर पे भी सभी देश परेशान हो रहे हैं, सभी क्षेत्र परेशान हो रहे हैं। हर एक सेक्टर जो समाज का था वो आज कहीं ना कहीं इसको चैलेंज के तौर पे देख रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित इस कोरोना महामारी से हुआ है। तो इस मामले में हमारे पहाड़ों में भी अब लगातार पेशेंट्स की, जो कोरोना के संक्रमित पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो बाहर से लोग लाए जा रहे हैं वापस, जो प्रवासी भाई बंधु हमारे हैं, और इनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखने की जो व्यवस्था की गई है, और इसी के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं पूर्ववत, जो इससे पहले भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो उतनी बेहतरीन नहीं है। और इस बीच जो कोरोना के लोग लेकर के हम लोग आए हैं, कोरोना जो मरीज़ आ रहे हैं हमारे बीच में, तो इसको किस प्रकार से आप एक बोलना चाहेंगे इस मामले में? कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। विश्व के साथ साथ हमारे देश में हमारा जनपद पिथौरागढ़ भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल। कोरोना महामारी पूरे विश्व के साथ साथ जो हमारे देश को भी प्रभावित कर रही है। और विषय जहाँ तक हमारे जनपद पिथौरागढ़ का है, पिथौरागढ़ में कोरोना महामारी के बाद जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश की सरकार है, सरकार ने जो कार्य किए उन पर मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रवासियों का हमारे प्रवासी भाई बंधु थे उनका अपने जनपदों में आना प्रारंभ हुआ और उनके आने के बाद की जो स्थितियां हैं आज हमारे बीच में है, उसमें सर्वप्रथम जो एक भ्रामक प्रचार विपक्ष द्वारा किया गया कि क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा को लेकर या अन्य विषयों को लेकर, आपको मैं बताना चाहूँगा पूरे उत्तराखंड प्रदेश में 13 जिलों में जो जिला प्रशासन पिथौरागढ़ है, जिला प्रशासन पिथौरागढ़ ने ऐसे कार्य किया है कि आप 8 विकास खंडों में अगर जाएंगे पिथौरागढ़ जनपद के, तो 8 के 8 विकास खंडों में कहीं पर भी आज तक एक विषय शिकायत के तौर पर नहीं आया है। इसके साथ साथ अगर हम लॉकडाउन की बात करें, जब पहले चरण के लॉकडाउन में हम 24 मार्च को गए, 24 मार्च के बाद जिस प्रकार का वातावरण हमारे पिथौरागढ़ जिले में था, जिले में कोरोना को लेकर जब लॉकडाउन प्रारंभ किया गया तो लॉकडाउन में हमारे यहाँ जो नेपाल से लगा हुआ हमारा जिला है, नेपाल के मूल के जो जितने भी नागरिक यहाँ रहते हैं, नेपाली जो नागरिक यहाँ रहते थे, चाहे वो चंपावत जिले के हो, चाहे पिथौरागढ़ जिले में रहते हो, चाहे अल्मोड़ा में कार्य करते हैं, बागेश्वर में कर रहे थे, सब ने यहाँ से 4 गेट नेपाल के साथ जो हमारे जुड़े हुए हैं, इन गेटों से अपने देश जाने के लिए प्रयास किया, जिसमें जिला प्रशासन पिथौरागढ़ ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए उन सारे नेपाली नागरिकों को एक मेहमान की तरह यहाँ रखा और उनके खाने की, उनके रहने की और उनके जाने की व्यवस्था कराई। जहाँ पर अन्य जगहों में लोग परेशानी में आए, लेकिन हमारे जनपद में नेपाल मूल के कम से कम 5000 नागरिकों को पिथौरागढ़ के प्रशासन ने सकुशल उनके देश वापसी कराई। और देश वापसी भी ऐसे समय में कराई कि जब नेपाल में भी उनकी तरफ से भी, नेपाल सरकार की तरफ से भी उनके गेट बंद कर दिए गए थे, उनके रास्ते बंद कर दिए गए थे। नेपाल सरकार से बात कही और बात करने के बाद और सकुशल नेपालियों की वापसी की। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी। उसके बाद जिले में तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन जो सरकार के निर्णयों को जनता में लागू करता है, हमारे जिला प्रशासन ने हमारे 8 के 8 विकास खंडों में सबसे पहले लोगों को राशन 3 महीने का उपलब्ध कराया।
जितने राशन कार्ड धारक थे, जो राशन कार्ड होल्डर जितने हमारे जनपद में थे, सबको मई में जो जून हमारा महीना चल रहा है, इस जून महीने तक का राशन हमारे सारे कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध करा रखा है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर बाहर के आए हुए मजदूर थे, जो मजदूरी करते थे, जो यहाँ कार्य करते थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, जिला प्रशासन पिथौरागढ़ ने प्रत्येक तहसील में, पिथौरागढ़ की हर तहसील में एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया और नोडल अधिकारी बनाने के साथ साथ उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति राशन विहीन न रहे। आम व्यक्ति तक, हर नागरिक तक, चाहे वो अन्य जनपदों का था, अन्य प्रदेशों के थे या नेपाल के नागरिक थे, सबको राशन उपलब्ध कराने का काम प्रशासन ने किया है। जी। उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर थी, उन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और कोरोना से बचाव करते हुए आगे बढ़ाने का काम जो जिला प्रशासन ने किया है, आज आप लोगों के सामने है। और हमें खुशी है कि जिला प्रशासन ने इतने बेहतर तरीके से काम किया कि विपक्षी के पास आज कहने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर कि जनपद पिथौरागढ़ में बोल सके कि यहाँ की व्यवस्थाएं पटरी से उतरी, यहाँ की व्यवस्थाओं में गड़बड़ हुई, या ऐसा कोई भी आरोप आज तक विपक्ष ने नहीं लगा रखा है। यह हमारे प्रशासन की और शासन की उपलब्धि है। जी, ये काफ़ी सराहनीय है कि पूरे उत्तराखंड राज्य में आज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को सराहनीय तरीके से नाम लिया जा रहा है और प्रशासन और जो भी रूलिंग पार्टी है इसके लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि पिथौरागढ़ में आज लगभग 50% रिकवरी रेट है कोरोना पेशेंट्स का। लगभग 43 में से 20 पेशेंट आज रिकवर कर गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना की वजह से सारे व्यापार बंद हैं, सारे कामकाज बंद हैं। अब जा करके धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा है। इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति पहुंच रही है। मंदी का दौर लगभग आने को है। हर वर्ग समाज का आज इससे अछूता नहीं है, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो कुछ भी हों। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ कमियां आई हैं, सभी को क्षति पहुंची है आर्थिक स्तर पर। तो इसको लेकर के आर्थिक तौर पर क्या रूलिंग पार्टी की स्ट्रेटेजी है आगे के लिए? उत्तराखंड प्रदेश में इस कोरोना महामारी का जो प्रभाव आर्थिक गतिविधियों में पड़ा है वह सभी सर्वविदित है। सभी को मालूम है कितनी कठिनाइयों का सामना हमारे प्रदेश को करना पड़ रहा है। और हमारे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उस घोषणा में जो भी लाभ, जो भी जनहित के मुद्दे उस पर आर्थिक पैकेज में जो भी सम्मिलित किए गए हैं, उनका लाभ अवश्य उत्तराखंड प्रदेश को भी मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो एक प्रयास किया गया कि व्यापारिक गतिविधियां भी धीरे धीरे अपना गतिमान रहें और उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया है, जिससे कि व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो, ऐसा प्रयास सरकार द्वारा किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आप पर्वतीय जनपदों की हम जहाँ पर बात करेंगे तो इसी पिथौरागढ़ जनपद में भी ले लें, लॉकडाउन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां, चाहे प्रथम चरण का लॉकडाउन था, चाहे चौथे चरण का लॉकडाउन था, आज हम अनलॉक 1 में आ गए हैं। यहाँ पर हमारी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ है और जो व्यापार प्रभावित हुआ है ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन प्रभावित के साथ साथ जो हमारा व्यापार आगे बढ़ रहा है उसके माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत हो रही है। और जहाँ तक बात है व्यापार के अतिरिक्त जो आपने एक विषय बताया था माइग्रेंट्स को लेकर, और इसी जनपद में भी जो अन्य प्रदेशों से हुए माइग्रेंट जो जिनकी संख्या लगभग कल की तिथि तक जो है 40,000 के करीब पहुंच गई, सरकारी आंकड़ों के आधार पर इस जनपद में पहुंचे हैं। बिल्कुल 40। उसके साथ साथ जो अन्य लोग आए अपने व्यक्तिगत वाहनों से आए, जो सरकारी जो प्राइवेट तौर पे भी लौटे, जिनको दिल्ली सरकार ने पास जारी किए, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने पास जारी किए, अन्य जनपदों से, अन्य प्रदेशों से जो लोग आए हैं उनकी संख्या भी अगर हम गिनेंगे तो लगभग हमारा 50,000 तक का आंकड़ा इस जिले में जाता है। और 50,000 लोगों में जो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रवासी बंधु आए हैं, यह कहीं न कहीं अपना रोजगार छोड़ के यहाँ रोजगार छोड़ के आए हैं ऑब्वियसली, उससे उनका रोजगार भी प्रभावित हुआ है। और उत्तराखंड सरकार ने जो प्रयास किए, चाहे बम्बई से लोग आए, चाहे अन्य स्टेट से आए, यूपी से आए, दिल्ली से आए, राजस्थान से आए, जितने भी हमारे अन्य प्रदेश है वहाँ से जो लोग आए उनको सबसे पहले सकुशल अपने प्रदेश में लाने का कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ भाई उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, यहाँ के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, कोरोना का जो हमारा जो प्रकोप है यह समाज में न फैले, कोरोना वायरस से लोग अछूते रहें, इसको लेकर जो एक जागरूकता का अभियान चलाया, जो बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया है, उनको स्वास्थ्य को लेकर, उनके गांव वासियों के स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर अवश्य मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि जो एक वातावरण तैयार किया गया है क्वारंटाइन को लेकर कि गांव घरों में सुविधाएं नहीं है, गांव घरों में स्वयं इस जनपद में
कम से कम 100 से अधिक 100 कम से कम 100 क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पर हम सारे नियमों का पालन करते हुए स्वयं हम लोग गए हैं। हम इसलिए गए हैं कि हमारे पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है कि हम लोग जाकर इसमें आम जनमानस के सुख दुख के साथी बने और आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग पहुंचा सके, ऐसा प्रयास संगठन ने भी किया। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश में तो सरकार ने अपने स्तर से भी बृहद रूप पर इनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। जहाँ तक क्वारंटीन सेंटरों की बात है, इस पिथौरागढ़ मुख्यालय में अगर हम बात करें तो इस मुख्यालय में कम से कम हमारे 6 ऐसे क्वारंटीन सेंटर है जहाँ अभी भी कम 1000 लोग इन क्वारंटीन सेंटरों में हैं। आप किसी भी क्वारंटीन सेंटर में चली जाइए, कहीं पर खाने की परेशानी नहीं है, कहीं पर रहने की परेशानी नहीं है, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का विषय आता है, उसकी परेशानी लोगों को नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जब वो स्वस्थ होने के बाद घर जा रहे तो घर में भी, गांव घरों में भी ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग जागरूक हो गए हैं और लोग खुद भी सहयोग कर रहे हैं इसमें कि ठीक है, कोई अगर व्यक्ति आया तो उसके गाँव में वो स्वस्थ रहे और उसका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसा सहयोग गाँववासी कर रहे। तो उससे उसमें व्यक्ति में उसमें जोश भी आ रहा है और वो अपने स्तर से इतना भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई बीमारी मेरी वजह से गांव में नहीं फैले, इतना सतर्क वो लोग भी हैं। जब इतने सतर्कता के बाद व्यक्ति गांव में जा रहा है तो उस व्यक्ति का वहां पर स्वागत हो रहा है उस गांव में, न कि उस व्यक्ति को कोई ऐसे मन से देख रहा है कि वो कोरोना लेकर हमारे गांव में, ऐसी भावना नहीं है। लेकिन जो विपक्ष ने एक वातावरण तैयार कर दिया कि क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा हो रही है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक तथ्यों की बात है, अगर पूरे तथ्यों के साथ अगर आप स्वयं भी अपने चैनल को ले जाकर इन क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी जिससे कि वहां पर अराजकता का वातावरण बना हो या किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। और जो हमारे प्रवासी बंधु जो हमारे आ गए हैं हमारे जनपद में या पूरे उत्तराखंड प्रदेश की अगर भी हम बात करें, इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे स्वरोजगार का विषय हो, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा काम दिलाने के लिए सरकार अपना एक रोड मैप तैयार कर रही है। उस पर जब कार्रवाई होगी अवश्य इन लोगों को रोजगार मिलेगा। और स्वरोजगार के क्षेत्र में जहाँ तक हम बात करें तो लोगों को इतने संसाधन हम जिलों में ही उपलब्ध कराने की स्थिति में है कि 2 महीने बाद आप देखेंगे जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो हर व्यक्ति के हाथ में उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार होगा। ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि यह सारी चीज़ें धरातल पर दिखेंगी और लोग इसको स्वीकार भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जी सर, जैसा कि आपको पता ही है, सभी को पता है कि इस दौरान जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया तो सभी को वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन दी गई कि आप घर पे रह करके भी काम कर सकते हैं, जिसमें कि वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से हमने अपने अपने घरों से काम करना था। तो सर, पिथौरागढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर के मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आधुनिकता के इस दौर में जहां पूरा देश हमारा 5G जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहा है, वहीं आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज भी हम लोगों को फ़ोन करने के लिए नेटवर्क तलाशने पड़ते हैं, इधर उधर घूम करके नेटवर्क देखने पड़ते हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पर आज भी। और नेपाल सीमा से लगते हुए ऐसे भी क्षेत्र हैं बहुत सारे जहाँ पे कि इंडियन लोग आज भी नेपाल की सिम्स यूज़ कर रहे हैं ताकि नेटवर्क उनके फ़ोन पे आए। और इंटरनेट की आधुनिकता की इस दौर में ना सर, हम कहीं ना कहीं आज भी पीछे ही छूट गए हैं पिथौरागढ़ वाले। तो इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिथौरागढ़ ज़िले में हमारे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें मैं मान सकता हूं कि जो हमारा जो सीमांत क्षेत्र है, जो काली नदी को किनारा है और जो चाइना का बॉर्डर धारचूला विकासखंड को छूता हुआ लगता है, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बहुत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उसकी फ्रीक्वेंसी कम की है, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पिथौरागढ़ मुख्यालय में या जो पिथौरागढ़ जिले के 8 विकासखंड हैं, उन विकासखंडों के दूर दराज के अगर गांव भी देखेंगे तो हर गांव कनेक्टिविटी से जुड़ गया है, जिसका जीता जागता तो एक उदाहरण मैं आप ही को बताना चाहूँगा। आप अगर अपने चैनल की भी जो व्यूवरशिप है, जो आपके चैनल के दर्शक हैं, उन दर्शकों को भी अगर आप देखेंगे तो आपको अगर पिथौरागढ़ मुख्यालय का दर्शक उसमें मिलेगा तो मुंशियारी तहसील का दर्शक भी उस आपके इस चैनल से जुड़ा है, धारचूला तहसील का भी दर्शक इससे जुड़ा है। और उसमें जो हमारा सीमांत क्षेत्र पड़ता है, जो नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है, उसके साथ जो चाइना से लगा हुआ बॉर्डर, वहाँ कुछ बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, इतना मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, पूरा हमारा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारी ध्वस्त है, ऐसा विषय कहीं से कहीं तक नहीं है। और जितनी भी कंपनियां हैं जो मोबाइल नेटवर्किंग की हो चाहे इंटरनेट सेवा दे रही हो, जितनी कंपनियां
हमारे दिल्ली में काम कर रही हैं, तो उतनी ही कंपनियां पिथौरागढ़ जिले में भी काम कर रही हैं और सभी की सब अपनी अपनी अच्छी सुविधा यहाँ जनता को, उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। यह सभी देख भी रहे हैं। और उसका एक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अपने दर्शकों का ही अगर जितने जुड़े हैं उनका भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको देखेंगे, दूर दराज के गाँव के भी आपके दर्शक है, जब वो इंटरनेट से जुड़े हैं तभी आपके चैनल को भी देख रहे हैं जी। लेकिन हमारे मैं कर रहे हैं। ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के माध्यम से ही हमें ज़्यादा पता चला है कि मुनस्यारी तहसील में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आज भी अछूते हैं, जहाँ पे 2G नेटवर्क आज भी चल रहा है। डीडीआर तहसील में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 2G नेटवर्क अभी भी चल रहा है। और जहाँ मैं कहना चाहूँगा कि 4G जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को आए भी लगभग 1-2 साल कंप्लीट होते हैं, वहाँ पे अभी भी 2G नेटवर्क या नेटवर्क कनेक्टिविटी पिथौरागढ़ शहर के अंदर में भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीज़ों को आराम से कर पा पाएँ। और सर इसी में जैसे कि लॉकडाउन के चलते चलते अभी सभी को डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बताया गया था, लेकिन सर नेटवर्क की इतनी बुरी स्थिति है कहीं कहीं पर, तो ऐसी कंडीशन में मान पाना बेहद टफ है कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक से गुजरी होंगी। तो इसमें विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ज़रूर हुआ है। इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं पहले भी आपके सामने स्वीकार कर चुका हूँ कि कुछ बहुत जी। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हमारे जनपद में 80% मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टिविटी की कठिनाई नहीं होगी। 20% मैं मान सकता हूं कि जो सुरक्षा के कारणों से है या अन्य भाई ग्राम पंचायतों की या गांव की ऐसी लोकेशन होगी कि जहां पर कठिनाई नेटवर्क की आ सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भाई पूरा जिला हमारा इस सुविधा से वंचित है या पूरे जिले में ये व्यवस्था लड़खड़ा गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसको अगर हम ले लें तो पिथौरागढ़ मुख्यालय के साथ साथ पूरे जिले में जितने हमारे 8 विकास खंड है, 8 के 8 विकास खंडों में हर कंपनी का नेटवर्क, हर कंपनी का इंटरनेट सेवा काम कर रही है और हर व्यक्ति आज स्मार्टफोन का अपना इस्तेमाल कर रहा है। और जो आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में अभी तक का जितना भी हमने देखने को मिला है, सरकारी व्यवस्था में बड़ी कक्षाओं में जरूर प्रारंभ ये चीज़ें हुई है, लेकिन नीचे कक्षाओं में अभी इसलिए प्रारंभ नहीं की है कि कनेक्टिविटी की जो आप बता रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कनेक्टिविटी नहीं है, इतना हम भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण है हमारे जिले की जो पर्वतीय भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में विद्यालयों की दूरी है, वहाँ पर संसाधनों की कुछ बहुत कमी, जो प्राइमरी स्तर के विद्यालय है उनको उसका अभाव हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी व्यवस्था हमारी पटरी से उतर चुकी है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। और हमारे माननीय सांसद जो इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा समय समय पर यह विषय भारत सरकार के में जो हमारे संचार मंत्री हैं उनके सामने विषय लाए जाते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमारे जिले के 8 विकास खंडों में सारे मोबाइल के नेटवर्क की जितना मोबाइल नेटवर्क वर्किंग की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों का हमें यहाँ पर लाभ मिल रहा है। हमारे जिले में पूरे संचार की व्यवस्था को हम देखेंगे तो इससे भी जिले में ऐसा नहीं है कि असंतोष पनपने की कहीं से कहीं तक संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो सर इसके साथ साथ ही बढ़ते हैं आगे अब अगले सवाल की ओर। सर यहाँ पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र और पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा, चारों के 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही जनप्रतिनिधि लगातार रूल करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रोजगार एक सबसे बड़ा समस्या रही है हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या रही है, इस मामले को सुलझा पाने में आज भी सरकारें असमर्थ सी महसूस होती हैं कहीं ना कहीं। तो इस मामले में क्या प्लान है आगे के लिए? अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान समय में हमारे उत्तराखंड प्रदेश की सरकार को 3.5 वर्ष का समय बीत गया है। इन 3.5 वर्षों में जो उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं, चाहे सरकारी नियुक्तियों का विषय हो, चाहे अर्ध सरकारी नियुक्तियों का विषय हो, स्वरोजगार के क्षेत्र का विषय हो या सरकारी विभागों में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां करने का विषय हो, सरकार ने बहुत अच्छी तरह इसमें काम किया है। और इसी जनपद पिथौरागढ़ में अगर 2017 से लेकर अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे, आप हमारे सेवा आयोजन कार्यालय में जाकर भी देखेंगे तो सेवा आयोजन कार्यालय में हम देखेंगे कि जो पहले की सरकारें थी, चाहे 2012 से 17 का जो कांग्रेस का काल रहा है, अगर उसको उस समय को ले लें और वर्तमान समय को ले लें, यहाँ पर सरकार ने सरकारी विभागों में नियुक्तियाँ, चाहे शिक्षा विभाग की नियुक्तियाँ, चाहे पुलिस विभाग की नियुक्तियाँ हो, चाहे समूहों का विषय हो, चाहे जो भी नियुक्तियां सरकारी स्तर पर होती है, उन सभी में कुछ न कुछ प्रयास किया और नियुक्तियां हुई भी हैं। स्वरोजगार की जितनी भी स्कीम्स अभी जिले में लागू हैं, इनके चलते हमें काफ़ी सारा सकारात्मक बदलाव देखने मिला है, लेकिन ज़रूरत है कि हम इसको और बृहद लेवल पर लेकर के जाएं। उसके लिए अनुरोध रहेगा आपसे कि स्वरोजगार के और भी माध्यम आप तलाशें और ताकि लोगों तक इनका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक
सर एक सबसे अहम सवाल जो कि हरीश रावत जी के लाइव में भी उन्होंने उठाया था, पिथौरागढ़ में पर्यटन, ये केवल चुनावी एजेंडा बन करके ही रह जाता है या धरातल में भी इस पर कुछ काम हुआ है? पर्यटन के क्षेत्र में पिथौरागढ़ आज भी बहुत पीछे है, जबकि इसको मिनी कश्मीर का दर्जा भी दिया गया है। हरीश रावत जी का जो साक्षात्कार आपने लिया था, मैंने पूरा देखा जी। उसमें हरीश रावत जी ने जो विषय उठा रखे हैं, हम भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हरीश रावत जी का सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो जनता के बीच किए हैं, जनता ने उसको स्वीकार किया नहीं किया वो दूसरा विषय है। और उन पर मैं सीधा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि हरीश रावत जी ने जो अपना कद है उस हिसाब से सीधा टिप्पणी नहीं करते हुए, फिर भी जब आप चर्चा में यह विषय ला रहे हैं पर्यटन को लेकर, अवश्य इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में जब आता है, जो जनता की सेवा करता है, तो सुझाव उनके आम स्वागत है, स्वागत उन सुझावों का। लेकिन जब समय अपने पास आता है, अगर व्यक्ति उस वक्त करने में असफल रहता है तो उन सुझावों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है, 4 बार इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री पद पर विराजमान रहे हैं, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 2012 से लेकर 17 का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में 3 वर्ष का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने बिता रखा है। इन 3 वर्षों में पिथौरागढ़ की याद इनको तब नहीं आई, तब यह सुझाव हमारे बीच नहीं आए। अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अगर सुझाव दे रहा हूँ, तो वहाँ कहीं न कहीं ऐसा कि जब मेरे हाथ में व्यवस्थाएं आई तो मैं उन चीज़ों को अगर लागू नहीं कर रहा हूँ तो मेरा उस पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर आज आप यह उम्मीद करेंगे कि जो आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करे, यह उम्मीद ठीक है, आप अगर जनहित का काम होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज इन 3.5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत जी, इस पिथौरागढ़ जिले में पर्यटन को लेकर मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे साहसिक पर्यटन का विषय हो, चाहे हमारा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का विषय हो, और टूरिस्ट सर्किट के तौर पर जो मोस्टियामानू का पूरा एक वैली उन्होंने चयनित किया है, जिसको एक टूरिस्ट सर्किट के तौर पर ही जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन टूरिस्ट जो उन्होंने संचालित जो योजना कर रखी है, उसमें हमारा यह क्षेत्र भी चयनित है। इसको यहाँ पर प्रारंभ किया है, हमारे लिए इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ हमारी पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस हवाई पट्टी के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा यहाँ की जनता को छलाया, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आज जैसी भी परिस्थितियां रही हैं हवाई पट्टी के साथ, हमारे 2017 से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल रहा है संतोषजनक इसलिए रहा है कि जो हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट, जिसको हम कहते हैं जनता के लिए जो उड़ान सेवा चालू करने की व्यवस्था बनती है, जिसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस ने कोरी घोषणा की थी, आपको याद होगा कि इन्होंने जो है स्टेट प्लेन को कॉमर्शियल फ्लाइट का नाम देकर चुनाव के वक्त यहाँ की जनता को बरगलाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमने चाहे डीजीसीए की औपचारिकताएं हों, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की औपचारिकताएं हों, चाहे हमारे नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार का विषय हो, सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए राज्य सरकार ने नैनी सैनी हवाई पट्टी से दिल्ली और देहरादून के लिए उड़ानें प्रारंभ करवाई। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और इसी के माध्यम से हमारे जनपद को पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। जब यहाँ पर्यटक आएंगे तभी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप अगर सुझाव दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके सुझाव अगर कोई ऐसे होंगे जो जनहित में जिनको लागू किया जा सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, सुझाव आपके स्वागत योग्य होंगे, अवश्य कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको और कहना चाहूँगा कि सुझाव देना और उन पर अमल करना अलग विषय हो जाता है। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो तब इन सुझावों पर अमल होता तो हमें भी खुशी होती कि आज आपके द्वारा यह कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को पिथौरागढ़ की जनता, पूरा जनता को लाभ मिल रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलता। अवश्य इनके विषयों से हमें खुशी होती। इसके साथ साथ आज जो विषय कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं, इस जनपद पिथौरागढ़ में जो कोरोना का संकट का समय चल रहा है, इसमें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होने के साथ साथ और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए, वहीं कांग्रेस के जो हमारे मुख्य चेहरे इस जनपद के हैं, जो 2017 के आम चुनाव में जनता के बीच आए थे, चाहे उनको जनादेश नहीं मिला अलग विषय है, लेकिन वो
एक विपक्षी की भूमिका निभाने तक की स्थिति में नहीं है। जहां पिथौरागढ़ विधानसभा में मयूख मर्जी प्रत्याशी रहे, डीडीहाट विधानसभा में प्रदीप पाल जी प्रत्याशी रहे, गंगुलियाट विधानसभा में नारायण राम जी प्रत्याशी रहे और धारचूला विधानसभा में आज उन्हीं के प्रतिनिधि है। मैं इन चार की चार विधानसभा में कहना चाहूंगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनसेवा में जुटा हुआ है, तो कांग्रेस के ये चार चेहरे इस लॉकडाउन के दौरान 2.5 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया है, एक जगह देखने को नहीं मिल रहे, ऐसी भावना कांग्रेस की है और बैठकर राजनीतिक वातावरण खराब करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और आज एक नया अभियान इन लोगों द्वारा आजकल चलाया गया है कि गांव घरों में जाकर एक ग्राम प्रधानों को बरगलाने का, कि जो कि भाई यह जानते हैं कि गांव घरों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने काम किया, उसके बावजूद ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस इस जिले में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का स्टैंड अभी तक भी नज़र नहीं आता है। इस मामले में जनता ने भी अपनी सहमति जताई है। सर, फ्लाइट्स का भी जिक्र हुआ था, तो फ्लाइट से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। जनता के बीच से एक सवाल आया हर्ष सिंह जी का। वो कहते हैं कि फ्लाइट जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर नियमित तौर पर सुचारू तौर पर नहीं चल पा रही हैं लगातार। तो इस मामले में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं अभी हम लोग? भारत सरकार की जो उड़ान योजना संचालित हुई है, उड़ान योजना से नैनी सैनी हवाई पट्टी से भी देहरादून और दिल्ली के लिए और पन्नगर के लिए फ्लाइट चलनी प्रारंभ हुई, जिसमें उड़ान योजना की जो भी औपचारिकताएं होती होंगी, जो उसके मानक होते होंगे, उन मानकों में जो हेरिटेज एविएशन कंपनी है उस कंपनी को 1 साल का कार्य मिला। जो मुझे जो जानकारी है, मार्च में उस कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। और उसके बाद पूरे देश में जो हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट है अब चली है, वो भी जो बड़े एयरपोर्ट है वहाँ अभी वो योजना वो कॉमर्शियल फ्लाइट हमारी चल रही है, जिसमें हमारे देहरादून के लिए अन्य प्रदेशों से कॉमर्शियल फ्लाइट चल रही है। लेकिन अभी पिथौरागढ़ एयरपोर्ट है, अन्य पन्नगर एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट के लिए कोई ऐसी फ्लाइट इसलिए नहीं चल पा रही, केवल लॉकडाउन की वजह से नहीं है। और उससे पहले जो समय था जब ये हेरिटेज एविएशन द्वारा देहरादून दिल्ली के लिए फ्लाइट चलाई गई, उसमें कुछ बहुत अगर तकनीकी अनियमितताएं थी, तकनीकी खामियां कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जिस कंपनी का काम है, अगर वो कंपनी का कर्मचारी या उस कंपनी का जहाज में कोई तकनीकी खराबी आती तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जो हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट चल रही है लगातार हेरिटेज एविएशन के द्वारा, अगर इसी पिथौरागढ़ में उसी हवाई जहाज की सेवा से हजारों लोगों ने यात्रा की है और सुरक्षित यात्रा की है, और सरकार का प्रयास है कि हवाई पट्टी की जो हमारे हवाई जहाज उतरने और उड़ने की है, उसकी ज़्यादा कैपेसिटी का हवाई जहाज यहाँ पर आए, सरकार उस पर कार्य कर रही है। और लॉकडाउन का समय नहीं होता तो अभी तक बड़े कैपेसिटी का ज़्यादा कैपेसिटी का हवाई जहाज यहाँ से दिल्ली और देहरादून के लिए चल चुका होता। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में ज़्यादा क्षमता का जो हवाई जहाज है इस नैनी सैनी हवाई पट्टी से देहरादून और दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य और इस कार्य को भी पूरा करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कदम के लिए आपके। और सर, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। एक और सवाल जनता के बीच से हमारे लिए आया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुरुस्त नहीं किया गया है और 12th के बाद बच्चों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के रिलेटेड में पिथौरागढ़ में क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर रही है गवर्नमेंट आगे? सर्वप्रथम मैं आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर जो आप बोल रहे हैं उस पर आना चाहूँगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर पिथौरागढ़ में शुरू से, जब से उत्तराखंड राज्य बना, स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ बहुत अभाव रहा है। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का विषय आता है और या चाहे कांग्रेस के कार्यकाल का जो सरकारें रही हैं, उस पर आप देखेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वर्ष 2007 से लेकर 12 का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसमें तत्कालीन उत्तराखंड सरकार में हमारे इसी क्षेत्र के विधायक और जनप्रिय नेता स्वर्गीय प्रकाश पंजी प्रतिनिधित्व पिथौरागढ़ का करते कि और उत्तराखंड की सरकार में मंत्री थे। जो बेस अस्पताल का निर्माण जो मात्र चुनावी घोषणाओं में रहता था और चुनावी भाषणों में रहता था, उस बेस अस्पताल की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के तब के कार्यकाल में हुई है, शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद जब बेस हॉस्पिटल के लिए जगह चयनित की गई मोस्टेमानू जगह में जहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया था, सब कुछ वहाँ पर तैयारियाँ हो गई थी। और आप अगर आज भी मोस्टेमानू का दौरा करेंगे तो वहाँ पर कार्य आपको किया हुआ दिखेगा। और दुर्भाग्यवश 2012 में कांग्रेस की सरकार आई जी,
कांग्रेस की सरकार आने के इसी में मैं आपको एक बार रोक करके, एक सवाल भी है जनता का कि जो लोकेशन चेंज की गई है और जो पुरानी लोकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था सरकार की ओर से करोड़ों की लागत से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बेकार पड़ा हुआ है। और जो पुनेडी में नया स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे बेस हॉस्पिटल नया सेटअप होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी हुई है, ये कहना है राजी सिंह जी। 2007 से लेके 12 के बीच की जी हॉस्पिटल बेस अस्पताल स्वीकृत हो गया, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया था, मुष्टेमानू में जगह चयनित हो गई थी और वहां पर काम हुआ भी है। आप भी आज भी जाएंगे तो वो काम आपको वहां पर दिखेगा। मिलेगा। 2012 में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आई, दुर्भाग्यवश पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस के विधायक विराजमान हुए। उन्होंने जगह परिवर्तन तो की, जो पुनेडी और लंठुड़ा के बीच जो जगह है वहां पर चयनित करने का काम किया, लेकिन कहीं से भी उन्होंने बजट का प्रावधान नहीं किया कि वहां पर कहां से बजट आएगा, किधर से आएगा, क्योंकि बेस अस्पताल चंडाक में स्वीकृत था तो वही व्यवस्था आगे बढ़नी थी। उन्होंने जगह परिवर्तन करने के अलावा उस पर कोई ऐसी बात नहीं आगे नहीं बढ़ाई कि हम बोल सके कि उनके द्वारा बेस हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया हो। समय बीता गया और जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसी बेस अस्पताल के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उसी हवाई पट्टी के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। जनता ने नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे प्रकाश पंत जी, इस विधानसभा से निर्वाचित करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजे। प्रकाश पंत जी के द्वारा जब मंत्रिमंडल का गठन, उसमें उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान पाया और हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने स्वयं इस जिले का निरीक्षण किया। तो मैं आज दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, जितना भी कार्य आपको बेस अस्पताल में दिख रहा है, सबसे पहले प्रकाश पंत जी के शब्द थे कि अब जगह को लेकर हमने कोई ऐसा बात आगे नहीं बढ़ानी है। जब यहाँ पर पुनेडी में ही अगर बेस अस्पताल स्थापित होना तो हम इसी कार्य को पूरा करेंगे, ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। और 35 करोड़ रुपया, 35 करोड़ में जो अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, यह कागजों में है जानकारी पूरी, आप वो साक्ष्य के तौर पर उन कागजों को विभाग में जाकर ले भी सकते हैं। 35 करोड़ रुपया प्रकाश पंत जी जब मंत्री थे और उसके साथ त्रिवेंद्र रावत जी अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में भी जो हमारा चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भी बेस अस्पताल के लिए रुपया दिया गया है। और हम आपको बिल्कुल दावे के साथ बोल रहे हैं कि इस साल के अंत तक बेस अस्पताल यहीं पर संचालित होगा। आप देखेंगे बेस अस्पताल में जितनी सुविधाएं जनता को मिलती है वो सुविधाएं हमारे पिथौरागढ़ के बेस अस्पताल में भी मिलेंगी। और कांग्रेस ने जिस जगह को खंडर के तौर पर छोड़ दिया था मुष्टेमानू की, उस जगह को मेडिकल कॉलेज के लिए 2 जगह चयनित किए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, एक पुनेडी में ही आधी जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए और मुष्टेमानू में मेडिकल कॉलेज के लिए। तो उस जगह का भी हम उपयोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करेंगे और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो भी वहाँ पर हमारे कार्य होंगे वो मेडिकल कॉलेज भी उसी क्षेत्र में संचालित होगा भविष्य में। इतना हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पिथौरागढ़ की जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आप मजबूती के साथ इन सारी चीज़ों को पिथौरागढ़ में धरातल पर होते हुए देखेंगे। और कांग्रेस ने जो एक अराजकता का वातावरण तैयार किया वो आपको समाप्त होते हुए दिखेगा। और आने वाले समय में भी पिथौरागढ़ की जनता कांग्रेस को इस पर मुंहतोड़ जवाब देगी। काफ़ी उम्मीद है लोगों को है बेस हॉस्पिटल और नियमित फ्लाइट्स की जैसी सुविधाओं को लेकर के। सर, बीच में हमने बात की थी कि प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, जिनसे रोजगार परक जो विषय हैं, प्रकाश पंत जी के द्वारा ही यहाँ पे SIT का निर्माण करवाया गया था। और उसी SIT में आज खबर आ रही है कि 2 ब्रांचेस बंद कर दी गई हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरी सिविल ब्रांच। ये दोनों ही ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंजीनियरिंग के लेकर के। और SIT जो हमारे ज़िले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स का बंद होना यहाँ पर कहीं ना कहीं संशय का विषय है। इसमें क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पिथौरागढ़ जिले में जो सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज अभी भी है, उसकी स्वीकृति भी 2007 से लेकर 12 का जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और वर्तमान के मुख्यमंत्री और तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे त्रिवेंद्र रावत जी थे और इसी क्षेत्र से विधायक प्रकाश पंत जी थे। तब उन्होंने इस सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी। उसके बाद समय आगे बढ़ता गया, चीज़ें भी आगे बढ़ती गई और सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज व्यवस्थित भी हुआ। आज भी यह सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में चल रहा है। और जो एक भ्रामक जानकारी, जो भ्रामक प्रचार कांग्रेस द्वारा किया गया कि यहाँ पर 2 इसमें फैकल्टी बंद होने की स्थिति में है, सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपके साथ में अभी बैठा हूँ। आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर देखेंगे तो ये 2 की 2 ब्रांच है हमारी बंद नहीं, फैकल्टी बंद नहीं हुई। उस पर सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं थी, उस पर
प्रवेश नहीं, उसमें एडमिशन नहीं हुए, एडमिशन न होने की वजह से वो कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। इतना मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। और जो यहाँ पर एडमिशन नहीं हुए, कक्षाएं संचालित नहीं हुई, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि इसका कारण क्या है जो यहाँ पर कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है करके। आप अगर उनके जो SIT के जो डायरेक्टर है उनसे ऑन रिकॉर्ड जानकारी लेंगे, आज भी यह कक्षाएं बंद नहीं, यह फैकल्टी बंद नहीं हुई है और आगे भी सरकार कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगी जिससे यह फैकल्टी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में बंद हो। और अभी तो अन्य भवनों में, अन्य जगहों पर सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और जो सरकार ने अभी प्रयास कर रखा है कि जल्दी से जल्दी जो सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना भवन है वो बनकर तैयार हो और सारी कक्षाएं और सारा जो सिस्टम है इंजीनियरिंग कॉलेज का वहां से संचालित हो, ऐसी सोच सरकार की और इसी पर सरकार प्रयास भी कर रही है। यह एक भ्रामक प्रचार है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, पिथौरागढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा ये सिविल और इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी बंद हो रही है, ये एक भ्रामक प्रचार है। भ्रामक प्रचार, ठीक है। तो चलिए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड ही एक प्रश्न है। पिथौरागढ़ में डॉक्टर स्टाफ की सख्त कमी देखने मिलती है। हर जो दोनों ही हमारे जिला चिकित्सालय के मुख्य अस्पताल हैं, जिला मुख्यालय के दोनों ही जो मुख्य अस्पताल हैं, चाहे वो पुरुष डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में स्टाफ आज सख्त कम है। चाहे वो डॉक्टर्स का मामला हो, चाहे वो नर्सेस का मामला हो, चाहे वो स्टाफ की कमी हो। तो इस मामले में नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्वास्थ्य विभाग के विषय को जब आपने यहाँ पर छुआ है तो उस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमने समय आज वर्तमान के साथ साथ पूर्व की व्यवस्थाओं का भी संज्ञान लेना पड़ेगा जी। वर्तमान समय की हम बात करेंगे तो जो यहाँ पर हमारे पास जानकारी और जो सरकारी आंकड़ों में है, हमारे इस पूरे पिथौरागढ़ जनपद में डॉक्टर्स के जो हमारे PHC हैं, CHC हैं, उसके साथ जिला चिकित्सालय है, महिला चिकित्सालय है, इन सबको लेकर 188 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है। 188 के पदों के सापेक्ष आज पिथौरागढ़ में अगर आप मालूम करेंगे 2017 से लेकर वर्तमान समय तक का जो 3.5 वर्ष का हमारा कार्यकाल इस सरकार का गया है, इस सरकार के कार्यकाल में इसी पिथौरागढ़ जिले में 40 से लेकर 50 के बीच में डॉक्टर सरकार ने इस पूरे जिले को दिए, जिसमें इस महिला चिकित्सालय में भी और जिला चिकित्सालय में भी तैनाती हुई है। जो डॉक्टर पूर्व से कार्य कर रहे थे वो तो यहाँ पर थे, कुछ बहुतों का स्थानांतरण हुआ, लेकिन उनके बदले जो अन्य डॉक्टर्स आने थे वो भी इन हॉस्पिटल्स में आए हैं। आप जिला चिकित्सालय में मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर की संख्या देखेंगे, पदों के अनुरूप 1 या 2 पद जरूर हैं जो अभी रिक्त चल रहे हैं डॉक्टर के। उसके अतिरिक्त पूरा स्टाफ यहाँ पर, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे हमारा डॉक्टर्स का हो, जो भी स्टाफ है 2 के 2 चिकित्सालयों में है। हाँ, कुछ बहुत ऐसा है जो संख्या हमारे इस पिथौरागढ़ जिले का जो हमारा जिला चिकित्सालय है, इस पर जो है हमारे जो रोगी बाहर से भी आते हैं, जिसको OPD के द्वारा, OPD जो हमारे जिले की चलती है, OPD में जरूर अन्य जनपदों का भी यहाँ पर थोड़ा बाहर रहता है, चाहे नेपाल का हो, चाहे चंपावत जिले का कुछ भाग पिथौरागढ़ से लगता हुआ हो, चाहे अल्मोड़ा जिले का कुछ भाग पिथौरागढ़ से लगता हुआ हो, तो ये सारे जो बाहर रहता है इन चिकित्सालयों में रहता है। तो जिस वजह से लगता है कि यहाँ पर कमी है, कमी इतनी नहीं है कि जिससे कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जितना विपक्षी पार्टियों द्वारा एक प्रचार किया जाता है कि स्वास्थ्य की सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। और जो रेफर वाले जो केस आते हैं वो वही केस रेफर किए जाते हैं जो थोड़ा गंभीर प्रकार के जो केस आते हैं, उन केसों को अवश्य यहाँ से रेफर किया जाता है हायर सेंटर में। और हायर सेंटर में स्वाभाविक है, कहीं पर भी चाहे किसी भी जिले में आप जाएंगे तो थोड़ा अगर कोई गंभीर विषय आएगा तो हायर सेंटर में अवश्य ही रेफर होता है। और वही स्थिति पिथौरागढ़ में भी है, जो यहाँ पर एक बार बार विषय आता है कि रेफर सेंटर के तौर पर हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है और जनता को बरगलाने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। आप स्वयं निरीक्षण करेंगे तो कहीं न कहीं 2012 से 17 के बीच की अपेक्षा आज का जो यहाँ का जो चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ हो, वो बेहतर स्थिति में है और बेहतर स्थिति में लोगों की सेवा कर रहा है। हमारे जिले में आज भी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है, जिसके चलते चंपावत से डॉक्टर को एक दिन यहाँ आकर अल्ट्रासाउंड करके वापस लौटना पड़ता है। तो उस स्थिति में पूरे सप्ताह भर में सिर्फ एक दिन अल्ट्रासाउंड जिला महिला चिकित्सालय में आज भी हो रहा है। तो नियुक्तियाँ आज भी कहीं ना कहीं कम ज़रूर हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर जितने भी कार्रवाइयाँ करवा सकते हैं उसके लिए हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। रेडियोलॉजिस्ट जो चंपावत में तैनात है उनका 3 दिन पिथौरागढ़ में
रहने के जो आदेश शासन से जारी हुए थे, जो स्वास्थ्य विभाग से जारी हुए थे, वो 3 दिन यहाँ सेवा देते हैं अभी भी। और उन्हीं रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से महिला चिकित्सालय में जो कार्य किया जा रहा है वो सभी देखते भी। हाँ, इतना अवश्य है कि जो स्थायी तैनाती यहाँ पर नहीं हुए यह अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। जब 3 दिन व्यवस्था तो करी गई है, तैनाती वैकल्पिक यहाँ व्यवस्था की गई पर है। करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, तो कार्य कर रहे हैं। इस पर शीघ्र ही हम प्रयास करेंगे कि इस पर रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे जिला चिकित्सालय में जो अन्य 2 या 3 पद जो डॉक्टरों के रिक्त पड़े वो भी शीघ्र ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और आग्रह करेंगे कि उस पर तैनाती करें। और आपको आने वाले समय में अवश्य इन पदों पर भी डॉक्टर्स कार्य करते हुए दिखेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है सभी को इस चीज़ से ज़रूर है। सर, अभी जैसे कि रेफर सेंटर की हमने बात करी थी, तो जनता में से एक सवाल हमारे बीच आया राजीव सिंह जी का कि एयर एम्बुलेंस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति यहाँ पे की गई है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी आज भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसमें क्या उम्मीदें हैं कि कब तक पिथौरागढ़ जनपद को एयर एम्बुलेंस जैसी फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट ज़रूर है। यहाँ से हल्द्वानी जाने के लिए भी कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो इस मामले में 6 से 8 घंटों में बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनने मिलते हैं, देखने मिलते हैं कि यहाँ से रेफ़र तो किया गया लेकिन हल्द्वानी पहुँचने से पहले ही किसी की डेथ हो गई। तो इस मामले में एयर एम्बुलेंस का होना बेहद ज़रूरी है पिथौरागढ़ के लिए। एयर एम्बुलेंस को लेकर जो विषय आप यहाँ पर ला रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा मैं जी। एयर एम्बुलेंस की सेवा स्थायी तौर पर तो सरकार ने नहीं दी है, लेकिन जो हमारे आपदा के प्रकरण आते हैं, जो दैवीय आपदा के कहीं पर विषय आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जिलाधिकारी के माध्यम से जब आप डिमांड अगर शासन में एयर एम्बुलेंस की करेंगे तो एयर एम्बुलेंस भी आपदा के समय यहाँ पर आप सेवा दे रही है। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। और इसका कई बार जो है हमने इसी जिले में स्वयं कई लोगों ने भी प्रयास किया और कई लोगों को इसका लाभ भी मिला है एयर एम्बुलेंस का। और जो स्थायी तौर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला विषय आ रहा है, और प्रदेश की सरकार ने पिथौरागढ़ जनपद नहीं, जो अन्य जनपद भी उत्तराखंड प्रदेश में जो हमारे पर्वतीय जनपद है, उन जनपदों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार बना सके। उनका रोड मैप सरकार का तैयार हो रहा है कि आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उत्तराखंड सरकार देगी। ऐसा प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जी सर, शिक्षा से रिलेटेड एक आखिरी सवाल हमारे बीच है डॉक्टर पुनीत वर्मा, जो कि समन्वयक हैं उत्तराखंड कंप्यूटर प्रशिक्षित संगठन में। तो सर, इनका कहना है कि आज 21वीं सदी में जब आधुनिकता का दौर है, उर्दू, संस्कृत, पुस्तक कला, आपदा प्रबंधन, कुमाऊनी, गढ़वाली, ऐसे विभिन्न सब्जेक्ट जो कि नियमित तौर पर चलाए जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स आज भी क्यों नहीं नियमित तौर पर सब्जेक्ट्स के तौर पर चयनित किए गए हैं? जो व्यावसायिक शिक्षा की श्रेणी में अगर हम देखेंगे, जितने भी हमारे विषय चल रहे, चाहे हायर एजुकेशन में हो, हमारे माध्यमिक शिक्षा में हो, तो जो व्यवस्था सरकार बना रही है, इन सारे विषयों को अगर हम देखेंगे कि जो स्थायी तौर पर जो ये बात आ रही है कि स्थायी तौर पर इनको लागू प्रारंभ किया जाए करके, लेकिन इनको जो है ऑप्शनली हमने सारी जगह लागू किया है और लोग इस पर स्वेच्छा से इन विषयों का चयन भी करते हैं और उस पर अपना अध्ययन भी कर रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर जो विषय इनके द्वारा लाया गया संगठन वाला विषय, जो कि सरकार के सामने ले जाने की बात कही गई है इनके द्वारा, तो मैं अवश्य ही इस विषय को सरकार के सम्मुख पार्टी के संगठन का जो हमारा माध्यम रहता है उसके द्वारा सरकार के सामने इनके विषय को अवश्य रखूंगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी बातचीत हो रही थी भाजपा जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह वल्दिया जी से। उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, और हमारा प्रयास है कि हम आने वाली अगली सीरीज में भी आप लोगों के बीच जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको लेकर के आएँ, आपके सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम चाह रहे हैं कि चिकित्सा क्षेत्र से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से हम आपके बीच प्रतिनिधि लेकर के मौजूद हों। तब तक के लिए बने रहिए सिटी पिथौरागढ़ के साथ। सर, आप कोई संदेश अगर जनता के नाम देना चाहते हो तो प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सिटी पिथौरागढ़ के सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो जन के मुद्दे हैं बार बार उठाए जाते हैं और उन पर कार्य करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी समाज सेवी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है।
और जो जनता से जुड़े हुए विषय हैं वास्तविक तौर पर अगर सरकार के संज्ञान में आते हैं या संगठन के नाते हम ही लोगों के भी संज्ञान में आते हैं तो उनका निराकरण करने का प्रयास हम सभी द्वारा किया जाता है। और जो भी जनहित के कार्य हैं उनको सरकार करने के लिए कटिबद्ध है और उनको करने का प्रयास भी करती है। और सरकार का मुख्य अंतिम उद्देश्य ही जनहित है। तो जनहित से जुड़े हुए विषयों को आप लोग समय समय पर उठाते रहिए और सरकार को भी जागरूक करते रहिए, जिससे कि आने वाला समय आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ समय हो। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, जनता के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। बने रहिए सिटी पिथौरागढ़ के साथ, जल्द ही मौजूद होंगे हम आपके साथ भाग 3 लेकर।